हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आरआरबी जेई सीबीटी 1 का जो पेपर हुआ था 17 दिसंबर को पहले शिफ्ट के अंदर, इसमें जो साइंस के 30 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। 16 दिसंबर को जो तीनों शिफ्ट्स हुए थे उनमें जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिया हुआ है और सभी के पीडीएफ जो है ऐप पर अपलोड मैंने कर दिया हुआ है। तो अगर आप जो वीडियो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 17 दिसंबर 2024 को जो पहला शिफ्ट हुआ था इसमें साइंस के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला सवाल है, यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 20 मिलीलीटर को नाइट्रिक एसिड के 10 मिलीलीटर द्वारा उदासीन किया जाता है, ये एसिड है, अम्ल है और यह है क्षार। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है और ये अभिक्रिया अपने आप में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो कहा जा रहा है कि 20 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 10 मिलीलीटर नाइट्रिक एसिड है, इन दोनों के रिएक्शन से क्या होता है, विलयन जो है उदासीन हो जाता है, मतलब लवण और जल बन जाता है। सारे के सारे जो क्षार हैं और ये अम्ल है एक दूसरे का प्रभाव को खत्म कर देते हैं। अब कहा जा रहा है नाइट्रिक एसिड के 15 मिलीलीटर को उदासीन करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होगी। कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होगी? तो ऐसे सवालों के लिए आपको यूनिटरी मेथड लगाना है, एक नियम लगाना है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 10 ml नाइट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज करता है 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो भाई 1 ml नाइट्रिक एसिड 20/10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो 15 ml नाइट्रिक एसिड 20/10 और गुने में 15 ml NOH को न्यूट्रलाइज करेगा। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30 ml। 30 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करेगा 15 ml नाइट्रिक एसिड। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सी हमारा सही आंसर। जिंक के एक टुकड़े को 3 अलग अलग विलयनों में रखा गया। लेड नाइट्रेट के विलयन में रखा गया, एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन में रखा गया और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में रखा गया। जिंक निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विलयन में धातु को उसके विलयन से विस्थापित करने में सक्षम होगा? देखिए, अभिक्रियाशीलता श्रेणी, यह है अभिक्रियाशीलता श्रेणी। इसमें कोई भी धातु दूसरे धातु को उसके विलयन में से तभी विस्थापित कर पाएगी जब वह रिएक्टिविटी सीरीज में यानी कि इस सक्रियता श्रेणी में उस धातु से ऊपर हो। कोई भी धातु दूसरे धातु के विलयन से उस धातु को तभी विस्थापित कर पाती है जब वह रिएक्टिविटी सीरीज में उस धातु से ऊपर हो। या फिर बोल दो कि हर एक धातु, दूसरे तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि हर एक धातु अपने से नीचे वाले धातु को विस्थापित कर देती है उसके विलयन से। हर एक धातु अपने से नीचे वाले धातु को उसी के विलयन से विस्थापित कर देती है, लेकिन ऊपर वाली धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएगी। चलिए यहां पर हम लोग जो 3 अलग अलग विलयन सवाल में ले रखा है सब के साथ अभिक्रिया करवाते हैं जिंक की। ठीक, तो पहला हमारे पास जो सॉल्यूशन है वह है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो हमारे पास जिंक है, इसको हम लोग डालेंगे किसमें, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में। तो हमारे पास है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है। तो इसका हमारे पास क्या है, जलीय विलयन है। अब देखो, जिंक यहां है और लेड का है यहां है, जिंक से नीचे है। तो मैंने आपसे क्या कहा अभी कि नीचे वाले धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा ऊपर वाली जो धातु है। यानी हर धातु जो है अपने से नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती है उसी के विलयन से। तो जिंक ऊपर है, उससे नीचे है लेड और इसका विलयन क्या है, लेड नाइट्रेट है। तो लेड नाइट्रेट के विलयन से इस लेड को विस्थापित ये जिंक कर देगा और बनाएगा यहां पर अपना विलयन जिंक नाइट्रेट का। ये अपना विलयन बना लेगा और यहां से क्या करेगा, इस लेड को विस्थापित कर देगा। भाई ऐसा क्यों कर पाया, क्यों इसने लेड को मारकर भगा दिया? क्योंकि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है लेड की तुलना में। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर है लेड से। यहां पर देखो लेड को साइड कर दिया और खुद का विलयन बना लिया। उसके बाद देखिए
जिंक की अभिक्रिया करवाएंगे किससे? एल्यूमिनियम सल्फेट से। एल्यूमिनियम सल्फेट से फॉर्मूला हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे। अब यहां पर देखो आप, एल्यूमिनियम ना जिंक से ऊपर है, मतलब एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक की तुलना में। तो ये भाई जिंक जो है ना एल्यूमिनियम का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो खुद जिंक से ऊपर है। अपने से नीचे वाले को मार करके भगा देगा, लेकिन अपने से ऊपर वाले को नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन, अभिक्रिया नहीं होगी। जो तीसरी अभिक्रिया है वो है जिंक और किसके बीच में? सिल्वर नाइट्रेट के बीच में। जिंक और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में AgNO3 यह है सिल्वर नाइट्रेट। इसका जलीय विलयन हम लेंगे। अब यहां पर देखो जिंक यहां है और सिल्वर तो काफी नीचे है, मतलब जिंक जो है काफी ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर की तुलना में। तो सिल्वर को बड़ी ही आसानी से धक्का मार करके साइड कर देगा और खुद का विलयन बना लेगा जिंक नाइट्रेट का, और यहां पर सिल्वर को साइड कर दिया जाएगा। तो यहां पर अभिक्रिया हो जाएगी, यहां पर अभिक्रिया हो जाएगी। इस वाले में अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से, समझे आप। तो हमसे पूछा क्या है? धातु को उसके विलयन से विस्थापित करने में सक्षम होगा। जिंक निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विलयन में धातु को उसके विलयन से विस्थापित करने में सक्षम होगा? तो लेड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट के केस में, लेड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट के केस में तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, जो सक्रियता है धातु की वो घटती जाती है। विकास के लिए पहला मूलभूत कारक डैश है, इवोल्यूशन के लिए पहला मूलभूत कारक डैश है। जैसे किसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, वैसे ही इवोल्यूशन में जो नए नए लक्षण आते हैं, इसके लिए जो कच्चा पदार्थ होता है ना, वो होता है जेनेटिक वेरिएशन, वो होता है आनुवांशिक विविधताएं या फिर आनुवांशिक, है ना, आनुवांशिक विभिन्नताएं। समझे आप। जैसे किसी फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है ना, वैसे ही इवोल्यूशन में जो नए नए लक्षण आते जाते हैं उनके लिए जरूरी क्या है? जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या हुआ? जैसे आप अपने माता पिता से थोड़े से अलग हैं, आप में और आपके माता पिता में थोड़े अंतर है। ये अंतर आते हैं लैंगिक जनन के कारण। आप अपने दादा दादी से और थोड़े से ज़्यादा भिन्न हैं, अपने परदादा परदादी से और ज़्यादा थोड़े से भिन्न हैं। तो जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये इमेज जरूर आता है, क्योंकि बचपन से हम लोग इस इमेज को देखते आ रहे हैं कि पहले इंसान ऐसा हुआ करता था, अब जाकर के ऐसा है। तो यहाँ से यहाँ आने में बहुत टाइम लगा है भाई, हजारों साल लगे हैं यहाँ से यहाँ आने में, है ना, हजारों साल यहाँ से यहाँ आने में लगे हैं। और हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ आने में जो है काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ से आने में जो है काफ़ी कुछ चेंजेस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये चेंजेस जो है आए हैं काफ़ी वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद जो है ये बदलाव आए हैं। तो ये बदलाव जो है धीरे धीरे आते हैं, ये बदलाव जो आते हैं ये धीरे धीरे आते हैं। भाई धीरे धीरे कैसे आते हैं? तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये बदलाव जमा होती जाती है। और आप सोच कर देखो कि आप अपने माँ बाप से थोड़े अलग हैं, अपने दादा दादी से थोड़े और ज़्यादा अलग हैं, अपने परदादा परदादी से थोड़े और ज़्यादा अलग है। ऐसे ही आप 10,000 वर्ष बाद सोचो कि आप में और 10,000 वर्ष बाद जो बच्चे आएंगे, जो पीढ़ियाँ आएंगी, उनमें कितना ज़्यादा अंतर आ चुका होगा। तो ये जो भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती जाती है, ये जमा होती जाती है, जमा होती जाती है, और जमा होते 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 हजारों वर्ष के बाद जो है काफ़ी कुछ बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, और इसी को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। और ये जो बदलाव हमें पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलते हैं ना, ये होता है लैंगिक जनन के कारण, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, लैंगिक जनन के कारण जो है ये भिन्नताएं आती है, और ये भिन्नताएं जो होती है यही इवोल्यूशन कराती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना,
वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यहाँ लिखा है कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो बंद वक्र होती है, वो बंद वक्र होती है, ये भी सही है। वे संतति संवृत्त पाश है, पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन सेंस वही आ रहा है कि बंद वक्र जो है होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है और बंद वक्र होती है। क्या होती है? बंद वक्र होती है। और अगर हम क्षर चुंबक की बात करें, हम क्षर चुंबक की बात करें तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो ऐसे नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है। और क्योंकि ये बंद वक्र होती है तो ये अंदर में साउथ से नॉर्थ ऐसे आती है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ इसकी दिशा होती है और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ इसकी दिशा होती है। तो ये अब देखो एक बंद वक्र है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, बंद वक्र होती है। जो क्षर चुंबक है उसके बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर इसकी दिशा होती है। वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, ऐसी कोई विशेषता नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसा कोई गुण नहीं है। ये सारे गुण जो है हमें देखने को मिलते हैं। वे चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रगामी होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर आती है, ठीक है। ए हमारा राइट आंसर। जब कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध डैश होता है। देखिए, जब आप इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, सबसे बढ़िया होगा। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के 3 प्रतिरोध लेते हैं, सबको लगा देते हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? सिंपली सबको जोड़ देंगे, 2 + 3 + 4, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 ओम। ये जो 9 ओम निकल करके आया, देखो 2 ओम से भी बड़ा है, 3 ओम से भी बड़ा है, 4 ओम से भी बड़ा है। ऐसे ही आप 10 ले लो, 20 ले लो, 40 ले लो, सबको लगा दो श्रेणी क्रम में। जो समतुल्य प्रतिरोध का मान आएगा ना, वो जो आप अलग अलग प्रतिरोध लिए होंगे, चाहे वो 10 हो संख्या में, चाहे वो 20 हो, उसमें जो सबसे बड़ा मान आएगा ना उससे भी बड़ा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अलग अलग प्रतिरोध होंगे ना, उन सारे से बड़ा प्रतिरोध निकल करके आएगा समतुल्य प्रतिरोध का। क्योंकि सीधी सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ेंगे तो मान जो आएगा वो सबसे बड़ा ही तो आएगा। तो सबको जोड़ने के बाद यहाँ पर 9 ओम मिला, तो इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा। लेकिन जब हम पार्श्वक्रम की बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, तब खेल भाई बदल जाएगा। ऐसे केस में जो समतुल्य प्रतिरोध निकल करके आएगा ना, वो जो इसमें सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी छोटा आएगा। हम एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे कि कितना आएगा, लेकिन इतना जरूर बता देंगे कि भाई 2 ओम से भी छोटा आएगा। सबसे छोटा यही है ना। मान लीजिए कि हम यहाँ पर प्रतिरोधक लेते हैं 1 ओम का, 2 ओम का, 10 ओम का और लेते हैं 9 ओम का, या चलो 19 ओम का कर देते हैं। भाई सबको लगा दिया हम लोगों ने समानांतर क्रम में, तो समतुल्य प्रतिरोध जानते हो आप, 1 ओम से भी छोटा आएगा। जो सबसे छोटा होगा ना उससे भी छोटा आएगा। आप चाहो तो ट्राई करके देख लेना, जो सबसे छोटा होगा ना उससे भी छोटा आएगा समतुल्य प्रतिरोध जब हम लगाएंगे पार्श्वक्रम में। लेकिन अगर हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो क्या होगा, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो जो मान आएगा जो इसमें बड़ा होगा उससे भी बड़ा आएगा, यानी कि सबसे बड़ा आएगा। ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कई सारे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाया गया है, तो जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के योग से अधिक आएगा। ये सही है, यानी जो अलग अलग प्रतिरोध है सबका जो योग आएगा उससे अधिक आएगा। नहीं, उससे अधिक नहीं आएगा, उसके योग के बराबर आएगा। सॉरी, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के योग के बराबर आएगा। जो सबका अलग अलग प्रतिरोध है सबको हम जोड़ेंगे उसके बराबर ही तो आएगा। तो ये सही है। व्यष्टिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर, समतुल्य प्रतिरोध व्यष्टिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर। और जो मैंने यहाँ पर समानांतर
क्रम को लेकर के बताया समझाया, वो आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। समतुल्य प्रतिरोध जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आएगा। पार्श्व क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समानांतर क्रम में लगाते हैं प्रतिरोधकों को तब। ये हमारा आंसर। डैश हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन को दर्शाने वाला संतुलित समीकरण है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसकी जो संरचना होती है वो कुछ ऐसी होती है। इसको बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड, राइट। तो हमें देखना है कि संतुलित समीकरण कौन है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, लेकिन देखो यहाँ पर तीर के इस साइड यानी कि राइट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर है, तो ये संतुलित नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, जबकि यहाँ पर 2 ही एटम्स हैं, तो ये संतुलित नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 4 है हाइड्रोजन के एटम्स, तो ये भी संतुलित नहीं है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यहाँ पर 2 है, तो टोटल मिलाकर 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं इधर RHS में, और ये हमारा LHS है, राइट। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये LHS, ये RHS। इधर देखो तो 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है। इधर देखो तो 4 ऑक्सीजन के एटम्स है, इधर भी 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ये 40 नहीं है, 4 O है। 4 ऑक्सीजन के एटम्स है, 4 ऑक्सीजन के एटम्स है। तो LHS बराबर RHS हो गया ना, तो हम बोलेंगे कि समीकरण जो है संतुलित है। किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 संस्करण क्या कहलाते हैं? हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स हैं, हर एक जीन के 2 फॉर्म्स होते हैं, 2 रूप होते हैं। जैसे हमारे आंखों के रंग को नियंत्रित करने वाला जीन होता है, बालों के रंग को नियंत्रित करने वाला जीन होता है, त्वचा के रंग को नियंत्रित करने वाला जीन होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं, हर एंजाइम के लिए भाई अपना अपना जीन होता है। तो जो भी जीन्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, हर एक जीन का 2 फॉर्म है। हर एक जीन का 2 फॉर्म है, फॉर्म 1, फॉर्म 2। हर एक जीन के जो है 2 रूप हैं। इन दोनों रूपों को हम लोग एलील बोलते हैं। तो एलील्स क्या है? एक ही जीन के 2 रूप हैं भाई। एक फॉर्म आता है माता के साइड से और दूसरा फॉर्म आता है पिता के साइड से। जो 2 रूप है ना, उसमें से एक माँ के साइड से और दूसरा जो है पिता के साइड से। माँ के साइड से जो 23 क्रोमोसोम आता है वहां से एक फॉर्म आता है, और पिता के साइड से जो 23 क्रोमोसोम आता है वहां से दूसरा वाला फॉर्म आता है। तो इस प्रकार हर जीन के 2 फॉर्म्स जो है हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उन्हें हम लोग एलील्स कहते हैं। टेक्निकल टर्म है एलील्स। एलील क्या है? एक ही जीन के 2 फॉर्म्स हैं, है ना, और दोनों फॉर्म्स जो है माँ और पिता साइड से आते हैं। एक फॉर्म माता साइड से, दूसरा फॉर्म पिता साइड से। डी हमारा राइट आंसर। 4 धातुओं A, B, C और D के नमूने लिए गए। 4 धातुएं A, B, C और D के नमूने लिए गए और उन्हें अलग अलग विलयन में मिलाया गया। प्राप्त परिणामों के निम्न अनुसार सूचीबद्ध किया गया। प्राप्त परिणामों को निम्न अनुसार सूचीबद्ध किया गया, यानी A, B, C, D 4 धातु लिए और उन्हें अलग अलग विलयन में डाला गया। अब जो रिजल्ट हमें देखने को मिले उसे इस प्रकार से दिया गया है। A B को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। A जो है B को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर ऊपर वाली धातु अपने से नीचे वाली धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, क्योंकि ऊपर वाली धातु ज़्यादा रिएक्टिव होती है नीचे वाली धातु की तुलना में। अब यहाँ पर कहा गया है कि A B को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है ज़्यादा रिएक्टिव है B के तुलना में, क्योंकि A जो है B को विस्थापित कर देता है उसी के विलयन से, B को मारकर साइड कर देता है। B D को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, B D को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, मतलब B D से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब देखो B जो है खुद कम रिएक्टिव है A से, तो जो D है हम बोल सकते हैं कि वो भी क्या है कि A से कम रिएक्टिव है, क्योंकि B को तो D मारकर भगा देता है और B खुद जो है भागता है A के सामने।
उसके बाद है सी डी को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। जो सी है वो डी को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, यानी सी ज़्यादा रिएक्टिव है डी से। सी ज़्यादा रिएक्टिव है डी से, सी जो है ज़्यादा रिएक्टिव है डी से। अब कहा गया है सी ए को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। अभी तक ए जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, सी के बारे में पता नहीं था, बस ये पता था कि हाँ डी से ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन जब देखो यहाँ पर कह दिया गया कि सी जो है वो ए को भी मारकर भगा देता है, सी जो है ए को भी मारकर भगा देता है और ए खुद बी से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी है वो तो ए से ज़्यादा रिएक्टिव है ही, सवाल में रखा है यहाँ पर, और ए से कम रिएक्टिव है बी, यानी कि सी से भी कम रिएक्टिव है बी, और जो बी है वो खुद कम रिएक्टिव है डी से। तो डी सबसे कम रिएक्टिव है, सी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर जो है काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। प्रकाश बल्बों और पंखों की तुलना में गीजर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों को डैश की आवश्यकता होती है। देखो हमारे घरों में ये सारे जो उपकरण लगे होते हैं वो लगे होते हैं समानांतर क्रम में, और समानांतर क्रम में हम जानते हैं कि हर डिवाइस के लिए जो वोल्टेज है ना वो एक समान ही होता है। आपके घर में जो भी उपकरण लगे हुए हैं वो सब समान वोल्टता पर लगे हुए हैं, 220 वोल्ट 230 वोल्ट सब के लिए होंगे। पावर सबकी अलग अलग होती है, पावर सबकी अलग अलग होती है। जैसे आप एलईडी खरीद कर लाते हैं, 9 वाट का एलईडी, 15 वाट का एलईडी, 20 वाट का एलईडी, पावर सबकी अलग अलग होती है। जो एसी होता है, जो गीजर होता है, इन ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। तो ये सब जो है उच्च शक्ति वाले होते हैं, इनको चलाने के लिए जो है पावर ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये जो है अपने में धारा भी जो है बल्बों की तुलना में, पंखों की तुलना में ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा पावर चाहिए। परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं? स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं? ये जो एंथर होता है जिसे हम लोग परागकोश बोलते हैं, इसमें जो है परागकण का निर्माण होता है और ये स्थानांतरित किए जाते हैं इसके ऊपर, इस वाले पोर्शन के ऊपर, इस वाले पोर्शन के ऊपर। इसे बोलते हैं हिंदी में वर्तिकाग्र। जो स्त्री केसर होता है उसे हम लोग इंग्लिश में पिस्टिल बोलते हैं या फिर कार्पल भी बोलते हैं, हिंदी में अंडप भी बोलते हैं और स्त्री केसर ही बोलते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये जो वर्तिकाग्र है यहीं पर परागकण आकर के लैंड करते हैं, यहीं पर आकर के गिरते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं, परागण बोलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टिग्मा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आप भाग देख रहे हैं ये स्टाइल है और ये जो गोल भाग देख रहे हो ये अंडाशय है, अंडाशय के भीतर बीजांड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धावन सोडा के सामान्य औद्योगिक उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का देखो उपयोग किया जाता है कांच, साबुन, कागज उद्योग में, कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज बनाने में। इसका उपयोग जो है घरों में साफ सफाई के लिए होता है। भाई धावन सोडा नाम से पता चल रहा है। और याद रखिएगा जल की अस्थायी कठोरता, जल की कौन सी कठोरता है? अस्थायी कठोरता। कठोरता 2 प्रकार की होती है जल में, अस्थायी, अस्थायी। अस्थायी को दूर करने के लिए सिंपली उबाल देते हैं, पानी को गर्म कर देते हैं। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जो है उसमें मिलाया जाता है ये धावन सोडा। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है और बोरेक्स को बनाने के लिए Na2B4O7.10H2O बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। इसे बनाने में जो है धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। तो कांच का निर्माण जो है हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। कांच, साबुन, कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। किसी परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न निम्नलिखित में से किसके पैटर्न के समान होता है? देखो जब किसी परिनालिका से धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं। और जो क्षण चुंबक होता है यानी कि जो बार मैग्नेट होता है जिसे हम लोग दंड चुंबक भी बोल सकते हैं, उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है बनती है। दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है ना, उनका पैटर्न जो है
एग्जैक्ट होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखो ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल से ये क्षेत्र रेखाएं निकलती है और साउथ पोल में विलीन हो जाती है और भीतर में साउथ से नॉर्थ होती है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा भी किया था। ये परिनालिका है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है। इसके कारण भी देखो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है वो साउथ से निकलती है और नॉर्थ में जाकर के एंटर करती है, माफ करिएगा, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाकर के एंटर करती है और भीतर में साउथ से नॉर्थ होती है। समझे आप? इसमें और इसमें अंतर यह है कि यहाँ पर हम जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा है उसको उलट नहीं सकते हैं, यानी ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि इस वाले में हम लोग इस ध्रुव को उलट नहीं सकते। यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ है ना, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि इधर नॉर्थ कर दें इधर साउथ पोल कर दें। लेकिन इसमें हम लोग धारा की दिशा को उलट करके जो साउथ पोल है इसको हम लोग नॉर्थ बना सकते हैं और नॉर्थ पोल को साउथ पोल बना सकते हैं। लेकिन क्षेत्र रेखा निकलेगी नॉर्थ पोल से ही और घुसेगी साउथ पोल में जाकर के और भीतर में साउथ से नॉर्थ। तो जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है वो सेम टू सेम वैसा ही देखने को मिलता है जैसा कि बार मैग्नेट के केस में होता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक पंखा 220 वोल्ट जनित्र से संयोजित है, धारा 0.5 एम्पियर है, पंखे द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति कितनी है? शक्ति के कई सारे फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं। P बराबर V इंटू में I होता है, V बराबर फॉर्मूला होता है I इंटू में R। तो इस V के स्थान पर जब आप I R डालेंगे तो I स्क्वायर R बनेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस I को हटा दो तो I बराबर V बट्टे में R हम पुट कर देंगे, इस मान को इस I के स्थान पर डालेंगे तो V स्क्वायर डिवाइड बाई R हो जाएगा। अब सवाल में कौन कौन से मान आपको दिए गए हैं उसके हिसाब से हम लोग इसमें से फॉर्मूला चूज करेंगे। हमारे पास देखो V दिया गया है और हमारे पास यहाँ पर I दिया गया है, तो पावर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे V इंटू में I। V का मान 220 वोल्ट है और यहाँ पर धारा है 0.5 एम्पियर, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 110 वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर को हम लोग वाट बोलते हैं, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, तो 110 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण नहीं है? कार्बन जो है काफ़ी वर्सेटाइल है नेचर में, इसके पीछे कारण क्या है? देखो कार्बन एक ऐसा तत्व है जिनके यौगिक सबसे ज़्यादा है। जितने भी तत्व हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें तो सारे तत्व को एक साथ रख दो, उन सारे के यौगिक देख लो, उन सबसे कई गुना ज़्यादा जो है केवल कार्बन के यौगिक है। और कार्बन के यौगिक भी जो है वो काफ़ी अलग अलग प्रकार के हैं, यानी उनकी अगर आप संरचना को देखोगे तो बहुत सारे यौगिक हैं जिनमें कार्बन की लंबी लंबी चैन है, शाखाओं वाली भी चैन है और वलय के रूप में भी संरचना है, रिंग के फॉर्म में भी संरचना है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कार्बन जो है काफ़ी वर्सेटाइल है नेचर में, क्योंकि अलग अलग टाइप के ये कंपाउंड बना लेते हैं। कारण ये है कि ये टेट्रावैलेंट है भाई, इनकी संयोजकता 4 है, इनकी संयोजकता 4 है, तो ये 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ सकते हैं। इनकी संयोजकता 4 है तो ये 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ सकते हैं एक साथ, 4 यानी एक कार्बन परमाणु जो है 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ सकते हैं। ये खासियत है एक तो इसके पास। ये डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं और सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। ये खासियत है कि मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। और क्या है, कार्बन श्रृंखलन प्रदर्शित करता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है एग्जिबिट करता है। मतलब कार्बन जो है अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जो है लंबी लंबी चैन बना सकता है। और जो यौगिक बनता है ना ये लंबे लंबे चैन वाले, वो अस्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसको कहा जाता है श्रृंखलन गुण। कार्बन के पास जो लंबी लंबी चैन बनाने की जो खासियत है इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन का श्रृंखलन गुण। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये सब जो है कारण है कार्बन के वर्सेटाइल नेचर का। कार्बन स्वयं के साथ आयनिक आबंध बना सकता है? नहीं, कार्बन जो है सह संयोजक बंध बनाता है, ना कि आयनिक। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कारण नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अभिक्रिया दिया गया है जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में, दिखाया गया है कि जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर को लात मार करके साइड कर दिया गया है। तो जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज को देखा था थोड़ी देर पहले, उसमें आप देखेंगे तो जिंक जो है आपको कॉपर से ऊपर मिलेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक आपको कॉपर से ऊपर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा कॉपर के ही विलयन से,
तो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, जिंक इसको विस्थापित कर देता है, अपना विलयन बनाता है और कॉपर को साइड कर देता है। तो जिंक का अपचयन होता है बोला गया है यहाँ पर। क्या जिंक का अपचयन हुआ है? जिंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिंक का ऑक्सीकरण होता है, जिंक इलेक्ट्रॉन खोता है। क्या होता है यहाँ पर? जिंक अकेला है तो ऑक्सीकरण संख्या 0। अब ये जो जिंक सल्फेट है, देखो जिंक सल्फेट है, अगर हम इसको आयन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर Zn+2 बनेगा और यहाँ पर SO4 2- बनेगा। तो सल्फाइड आयन का ये फॉर्मूला होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जिंक जो है +2 स्टेट में है। तो आप मुझे ये बताओ कि +2 आने के लिए इसने जिंक को खोया है या फिर पाया है? इसने जिंक को खोया है या फिर पाया है? तो Zn से ये Zn+2 हो गया है, तो हम बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने खोया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने खोया है। तो जिंक का क्या होता है भाई? जिंक का देखो ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इंक्रीज कर गया, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, तो हम बोलेंगे कि जिंक का हो गया है उपचयन। उपचयन बोले तो ऑक्सीकरण। हम ये भी बोल सकते हैं कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन खोया है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन को खोया है, और जिस इलेक्ट्रॉन को इसने खोया है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किसने किया है? कॉपर ने किया है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन खोता है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है। देखो ये दोनों ही ऑप्शंस तो सही है, ये तो नहीं होगा, अपचयन तो नहीं हो रहा है। Zn 0 से Zn+2 में गया तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो हुआ उपचयन, ऑक्सीकरण। और इसने इलेक्ट्रॉन खोया है तभी तो +2 आया है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन खोने के बाद ही तो प्लस चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रॉन को खोता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शंस सही होंगे, सी और डी जो है ये दोनों के दोनों ऑप्शंस जो है सही होंगे। ठीक है, तो आप इन ऑप्शंस को छोड़ो, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर वो ध्यान में रखो। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने खोया उसको एक्सेप्ट किसने किया? इस कॉपर ने किया है। यहाँ पर कॉपर जो है ये टूटा होगा पहले Cu2+ और SO4 2- में, फिर यहाँ पर ये Cu2+ है और यहाँ पर Cu है। तो भाई इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन को, तभी तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने कहाँ से लिया? जो जिंक ने खोया वही तो लिया। तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, जिंक ने खोया, जो जिंक ने खोया वही कॉपर ने ग्रहण किया। तो ये दोनों के दोनों विकल्प हमारे यहाँ पर सही हो जाते हैं। जिंक का क्या होता है? जिंक इलेक्ट्रॉन खोता है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है। सी और डी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पतले लेंस के संदर्भ में लेंस के द्वारक और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का वर्णन करता है? पतला लेंस हम लोग किसको बोलते हैं? थिन लेंस हम लोग किसको बोलते हैं? पतला लेंस हम लोग किसको बोलते हैं? देखिए ये लेंस में जो है 2 वक्र सतह होती है। एक वक्र सतह ये है जो कि इस गोले का भाग है, और इस गोले का जो केंद्र होगा इसे हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। जो दूसरी वक्र सतह है वो ये है जो कि इस वाले गोले का भाग है, और इसका जो केंद्र होगा इसे भी हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो ये वक्रता केंद्र 1, ये वक्रता केंद्र 2। अच्छा, लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? ये जो गोला है इसकी जो त्रिज्या होती है इसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये जो गोला है इसकी जो त्रिज्या होगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और इस वाले डिस्टेंस को इस पिक्चर में आप क्या बोलोगे? अपर्चर बोलोगे, द्वारक बोलोगे। तो जो पतला लेंस होता है उसकी खासियत क्या होती है कि ये जो अपर्चर है, मान लो ये डिस्टेंस d है, अपर्चर मैंने d बोल दिया, ये जो अपर्चर है ये काफ़ी छोटा होना चाहिए वक्रता त्रिज्या से। अपर्चर जो है वो छोटा होना चाहिए वक्रता त्रिज्या से। जो द्वारक है वो छोटा होना चाहिए वक्रता त्रिज्या से। दूसरा पॉइंट इसमें कहा जाता है कि जो प्रकाशिक केंद्र है, ये जो मिड पॉइंट होता है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर,
उससे ये जो वक्रता केंद्र है, दोनों के दोनों वक्रता केंद्र हैं, ये बराबर दूरी पर स्थित होने चाहिए। वक्रता केंद्र इस ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों के दोनों वक्रता केंद्र जो है इस प्रकाशिक केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होने चाहिए। ये दूसरा पॉइंट होता है। मेन जो पॉइंट होता है थिन लेंस के लिए वो ये होता है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखो कि जो दोनों वक्रता केंद्र होते हैं वो प्रकाशिक केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। तो द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। केवल छोटा नहीं बोलेंगे, बहुत छोटा बोलेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बार ऐसा चिन्ह लगाया है कि बहुत छोटा है। द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है थिन लेंस के केस में। ये ऑप्टिकल सेंटर अगर मान लो O है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं CO, ये जो डिस्टेंस है ये बराबर होना चाहिए C2O, ये डिस्टेंस के। एक वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब दूरी जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं कितनी होगी? देखो उत्तल दर्पण लिखा हुआ है। उत्तल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है। सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है और प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण के पीछे मापी गई दूरी धनात्मक होती है। तो अगर प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब दूरी आएगी वो धनात्मक आएगी, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक आएगी। यानी जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव वाले को पहले ही काट दो, नेगेटिव वाले को पहले ही काट दो। अब सीधा प्रतिबिंब का मतलब ये होता है कि जो आवर्धन का चिन्ह है वो धनात्मक होता है और छोटा प्रतिबिंब का मतलब होता है कि आवर्धन का मान जो है वो 1 से छोटा होता है। यानी उत्तल दर्पण के केस में आवर्धन जो है हमेशा आपको 0 से 1 के बीच में मिलेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब सोचो आप, आवर्धन बराबर अगर हम केवल मान की बात करें तो, केवल मान की बात करें तो V बट्टे में U हो जाएगा। देखो दर्पण के केस में m बराबर -v/u होता है, लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, केवल मैं यहाँ पर मान की बात कर रहा हूँ। चिन्ह तो हमें पता ही है कि प्लस आएगा। ये मान जो है, ये जो मान है 1 से छोटा कब आएगा भाई? 1 से छोटा तो तब आएगा ना जब ये जो V है ये छोटा हो जाए U से। ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा। ऐसे केस में ये जो मान है 1 से छोटा आएगा। देखो बताने को मैं दर्पण सूत्र से बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इस सवाल के जरिए बहुत कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ। ये सब आप ध्यान में रखिएगा भाई। V जो है U से छोटा होगा, वैसे ही केस में आवर्धन 1 से छोटा आएगा, जो कि उत्तल दर्पण के केस में होता भी है। तो अगर U हमारा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है तो जो V होगा वो तो 12 सेंटीमीटर से छोटा होगा। जो प्रतिबिंब दूरी है वस्तु दूरी से कम आने वाली है, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर भी कट जाएगा, 20 सेंटीमीटर भी कट जाएगा। आंसर हमारा A होगा, 4.8 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर होगा। अब आप चाहो तो इसको बना सकते हो दर्पण सूत्र से। उत्तल दर्पण के केस में फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है, तो +8 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी हम लोग हमेशा ऋणात्मक लेंगे चाहे दर्पण कोई सा भी हो। फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u। सारे मान को जो है चिन्ह के साथ डालेंगे, 1/8 हो जाएगा। v का मान अपने को चाहिए और u का मान -12 हम लोग यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर 1/v बराबर हो जाएगा 1/8 + 1/12। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। 8 3 जा 24 होता है, 12 2 जा 24 होता है, तो 5/24 हो जाएगा। यहाँ से v निकालेंगे, पलट देंगे इसको, 24/5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 चौके में 20 होता है, पॉइंट डालेंगे, 1 0 आएगा, 5 8 में 40। देखो 4.8 आया और चिन्ह जो है हमारा यहाँ पर धनात्मक आया है, प्लस आया है ना। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में अंडाशय की क्या भूमिका होती है? आप लोगों ने देखा स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, है ना। ऐसे आपने देखा वर्तिकाग्र, ये देखा आपने वर्तिका, और ऐसे देखा आपने गोल अंडाशय।
ये अंडाशय है, अंडाशय के भीतर होता है बीजांड, और इस बीजांड के भीतर होता है अंडाणु। अंडाणु तो जो शुक्राणु होता है ना, वो इस बीजांड के भीतर ही आता है। इस बीजांड के भीतर आता है, निषेचन होता है, एम्ब्रियो बनता है, और निषेचन के बाद जो है ये बीजांड जो है बीज बन जाता है, और ये अंडाशय जो है फल बन जाता है निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, राइट। और पोलेंस जो है इस पर आकर के लैंड करते हैं। ये हमारा क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है ना, वर्तिकाग्र होता है, और ये वर्तिका होता है। तो हम बोलेंगे अंडाणु कोशिका का उत्पादन करना। अंडाशय के भीतर ही तो है अंडाणु, बीजांड के अंदर। किसी चालक के लिए कारकों के किस संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? किसी भी चालक का प्रतिरोध हम लोग कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। इसको आपको कम से कम करना है, मिनिमम रखना है। तो क्या करेंगे हम, देखो R सीधा समानुपाती लंबाई का और काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रम अनुपाती है। तो अगर हम लंबाई को कम कर देंगे तो R कम हो जाएगा, अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो R कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तार को छोटा रखेंगे और मोटा रखेंगे। तार को छोटा रखेंगे, चालक को छोटा रखेंगे, मोटा रखेंगे तो प्रतिरोध कम होगा। तो लघु लंबाई बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, बी हमारा राइट आंसर। संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है भाई, तीर जो यहां पर होती है उसके बाईं तरफ जितने, हर एक तत्व के जितने परमाणु जो है तीर के बाईं ओर उपस्थित होते हैं, तीर के दाईं ओर भी उतने ही उपस्थित होने चाहिए। तो हम बोलेंगे प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों पक्षों पर मतलब तीर के बाएं और दाएं दोनों पक्षों पर समान होती है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में रोपण यानी कि ग्राफ्टिंग में पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तना का उपयोग किया जाता है। एक पादप का तना काटते हैं, दूसरे पादप के तना में जोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो हम दो अलग अलग पादप लेते हैं ना, वो एक ही प्रजाति के होते हैं या फिर लगभग एक जैसे होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आम का तना काट करके सेब के तना में लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि भाई नींबू का तना काट करके नारंगी के तना में लगा दिया, जोड़ दिया, ऐसा आप कर सकते हो। तो या तो एक ही प्रजाति के होने चाहिए तो या फिर काफी क्लोजली रिलेटेड हो। तो ग्राफ्टिंग में हम लोग एक पादप का तना काट करके दूसरे पादप के तना में जोड़ देते हैं ताकि दोनों की जो विशेषता है वो एक प्लांट के अंदर जो है आ जाए, दोनों की जो विशेषता है वो एक प्लांट के अंदर आ जाए। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये अपने आप में एक अलैंगिक प्रजनन है जिसे हम लोग कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है जड़ तना पत्ती के माध्यम से नए पादप को उगाना। तो ग्राफ्टिंग के केस में जो है हम तना का इस्तेमाल करते हैं नए पौधों को उगाने के लिए। एक प्लांट से तना काट करके दूसरे प्लांट के तना में जोड़ देते हैं। खतरे के संकेत प्रायः लाल रंग के क्यों होते हैं? खतरे के संकेत प्रायः लाल रंग के क्यों होते हैं? जो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं वो है विबिग्योर, यही है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब हम जाते हैं बैंगनी से लाल रंग की तरफ तो जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बढ़ती है। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ती है तो जो स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है, जो स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है, वो घटती है। यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जितना ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है कि प्रकाश का छितरा जाना। प्रकाश जब किसी कण से टकराता है तो ये छितरा जाता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है, इसी को प्रकीर्णन बोलते हैं। अब मान लीजिए कि दूर एक लाइट सोर्स है, वहां से लाइट, वो जो सोर्स है वो आपको तभी दिखाई पड़ेगा ना जब वहां से लाइट आपके आंखों तक आएगी। अगर दूर मान लीजिए कोई लाइट सोर्स है, प्रकाश स्रोत है, तो वो जो प्रकाश स्रोत है आपको तभी दिखाई पड़ेगा जब लाइट वहां से आपकी आंखों में आएगी। तारे हमें तभी दिखाई पड़ते हैं ना जब तारों से प्रकाश हमारे आंखों में आते हैं। तो वो लाइट सोर्स जो है आपको दिखाई तब पड़ेगी जब लाइट जो है वहां से आपकी आंखों तक आए। अब मान लीजिए कि लाइट सोर्स दूर है
वहाँ से जो प्रकाश आपके आंखों तक आ रहा है वो रास्ते में ही फैल जा रहा है, वो रास्ते में ही इतना छितरा जा रहा है कि आपके आंखों तक वो प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता है। ऐसे में प्रकाश स्रोत आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लाइट सोर्स आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जो प्रकाश ज़्यादा फैले, ज़्यादा छितरा जाए, ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाए, वो प्रकाश जो है आपको, वो प्रकाश स्रोत जो है आपको दूर से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो अगर लाइट सोर्स, रेड लाइट का जो सोर्स है वो अगर दूर भी है तो वो आपके आंखों तक आराम से लाइट जो है पहुंच जाती है, क्योंकि उसका स्कैटरिंग जो है, उसका प्रकीर्णन जो है रास्ते में कम होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रेड लाइट है आपके आंखों तक पहुंच पाती है, तो आप दूर से ही उस रेड लाइट के सोर्स को देख पाते हैं। दूर से ही रेड लाइट के सोर्स को जो है आप देख पाते हैं। मान लीजिए रेड लाइट का सोर्स है और ये जो है आपकी आँख है ना, ये जो है आपकी आँख है। तो ऐसा नहीं कि छितराएगी नहीं, ये छितराएगी रेड लाइट, लेकिन फिर भी जो है ये आपकी आंखों तक जो है पहुंच जाएगी। जबकि दूसरे कलर के लाइट होंगे, जैसे मान लो कि ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ये सब जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू खास करके जो है ये जो है रास्ते में ही ये फैल जाएंगे, रास्ते में जो है ये फैल जाएंगे, आपकी आंखों तक ये पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो ब्लू लाइट सोर्स, इंडिगो लाइट सोर्स, वायलेट लाइट सोर्स जो होंगे वो आपको दूर से नहीं दिखेंगे, रेड लाइट के सोर्स आपको दूर से दिखेंगे। इसीलिए खतरे के संकेत के रूप में जो है रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये जो खतरे का संकेत है वो दूर से ही दिखे। तो लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लंबी होती है, अधिक होती है बोल सकते हो, और यह सबसे कम प्रकीर्णित होता है, जिससे यह दूर से दिखाई देता है। मान लीजिए कि एक माली मटर लगाना चाहता है जो बौने किस्म का होना चाहिए, यानी जो प्लांट है वो बंठा होना चाहिए, बौना होना चाहिए। मटर का प्लांट लगाना चाहता है लेकिन प्लांट जो है वो बौना होना चाहिए। माली द्वारा जनक पौधे के बीज के चयन के लिए उसे क्या सुझाव दिया जाना चाहिए? देखिए मटर के प्लांट के केस में है ना, मटर के प्लांट के केस में जो बौनापन है, जो बौनापन है ये क्या है? अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। जबकि जो लंबापन है ना, जबकि जो लंबापन है ये क्या है? प्रभावी लक्षण है। तो अगर आप पादप को बौना बनाना चाहते हैं जो कि अप्रभावी लक्षण है, ऐसा तभी होगा जब सारे के सारे बीज क्या हों? बौने किस्म के हों। तो अगर मटर का सारा प्लांट आप चाहते हो कि बौने किस्म का हो, तो सारे के सारे बीज जो है आपके बौने किस्म के ही होने चाहिए। मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनके प्रयोगों के लिए आवश्यक चयन का कारण नहीं है? आवश्यक चयन का कारण नहीं है भाई, ये कारण नहीं था जिसके कारण मेंडल ने मटर के प्लांट को चूज किया था। मेंडल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था मटर के प्लांट पे, मटर के प्लांट पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। गार्डन पी, उद्यान मटर हम लोग बोलते हैं, गार्डन पी, इसका वैज्ञानिक नाम आप याद रखेंगे पाइसम सेताइवम होता है। पाइसम सेताइवम जो है ये गार्डन पी मटर के प्लांट का जो है, उद्यान मटर के प्लांट का जो है वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेताइवम। तो मेंडल साहब ने इसी मटर के प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मटर के प्लांट को जो उन्होंने चूज किया, तो कुछ चीज़ देख करके भाई चूज किया होगा मटर के प्लांट को। इन चार में से कौन वो कारण नहीं है मटर के प्लांट को चूज करने का? यानी तीन वो कारण है जिसके कारण मटर के प्लांट को चूज किया गया था मेंडल के द्वारा, एक नहीं है, उसी को चूज करना है। तो मेंडल साहब ने मटर के प्लांट को चूज किया, इसके पीछे एक कारण तो ये था कि मटर के प्लांट का जो लाइफ स्पैन है, जीवन अवधि, वो छोटा होता है। अगर छोटा जीवन अवधि है तो कम जीवन अवधि में, यानी कम समय में ही वो अपने बच्चे को भी जन्म दे देगा। तो उनमें दीर्घ जनन काल होता है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, उनमें लघु जनन काल होता है जब जीवन अवधि ही छोटा है। जैसे मान लो कोई जीव है, उसका जीवन अवधि जो है 24 घंटे का है, तो भाई 24 घंटे के ही अंदर वो क्या कर लेगा? 24 घंटे के अंदर पैदा भी होगा, जवान भी होगा, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे और मर भी जाएंगे। 24 घंटे के अंदर सारा खेल हो जाएगा। तो अगर लाइफ स्पैन अगर इसका छोटा है, जीवन अवधि छोटा है मटर के प्लांट का, तो जनन काल अपने आप ही छोटा हो गया। यहाँ लिखा है कि दीर्घ जनन काल होता है, तो मेरे ख्याल से यही आंसर है, डी हमारा राइट आंसर।
वे अनेक संतति उत्पन्न करते हैं। हाँ भाई, खूब सारे बच्चे पैदा करते हैं मटर के प्लांट में, ठीक है। उनमें आसानी से देखे जा सकने वाले विशेषक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मटर के प्लांट में हमें साफ साफ पता चलता है कि कौन बौना पादप है और कौन लंबा पादप है। मीन्स ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होता कि हम ये सोचने लग जाए कि भाई ये जो पादप है मटर का, इसको मैं बौना बोलूँ या फिर लंबा बोलूँ। या तो बीज गोल होते हैं या फिर कैसे होते हैं, झुर्रीदार होते हैं। बीज या तो गोल होते हैं या फिर झुर्रीदार होते हैं। ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होता कि भाई इस बीज को गोल बोलूँ या फिर झुर्रीदार बोलूँ। तो साफ साफ हमें जो है विशेषक पता चलते हैं, आसानी से हमें विशेषक जो है देखे जाते हैं, आसानी से हमें जो ट्रेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि आसानी से देखे जा सकने वाले विशेषक होते हैं। ये भी एक कारण है। और मटर के प्लांट में जो है स्वपरागण भी होता है और परपरागण भी होता है। तो पहले उन्होंने स्वपरागण कराया था, पहले उन्होंने परपरागण कराया था, बाद में स्वपरागण कराया था। तो दोनों प्रकार के जो है पोलिनेशन जो है वो संभव है मटर के प्लांट में। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समजात श्रेणी के यौगिकों के भौतिक गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। समजात श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो आणविक द्रव्यमान होता है वो बढ़ता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ने के कारण जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बढ़ता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बढ़ता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेथनॉल जो कि अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर है, इसके नीचे आएगा एथेनॉल, इस दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आप बोलेंगे एथेनॉल का ज़्यादा होगा मेथनॉल की तुलना में। तो उनके गलनांक और क्वथनांक में नियमित परिवर्तन होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं। बहुकोशिकीय जीव की बात की गई है यहाँ पर। और मैच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद वो खुद ही छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। ये जो विखंडन है, फिजन है, ये होता है एक कोशिकीय जीव में, यूनिसेलुलर में, जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है ना, लिशमीनिया है, इन सारे में। पुनर्जनन में क्या होता है, कोई भाग कट गया जीव का कोई भाग कट गया तो वो वापस से बन जाएगा। जैसे प्लेनेरिया के केस में पुनर्जनन होता है, प्लेनेरिया के केस में पुनर्जनन होता है, हाइड्रा के केस में भी पुनर्जनन होता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है कि जो हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, वो परिपक्व हो गया और खुद ही टूट गया। बाई चांस अगर वो टूट जाते हैं, कट जाते हैं, तो जो पार्ट कट गए हैं वो पार्ट वापस से आ जाएंगे, स्वतः जो है खुद ही जो है वो नहीं टूटते हैं। ये बीजाणुजनन स्पोरुलेशन जो आपने देखा था कवक में, फर्न में और मॉस में, जो मैंने आपको बताया हुआ था पिछले वाले शिफ्ट्स के अंदर। खंडन में क्या होता है, जो जीव होंगे वो मैच्योर होंगे और अपने आप ही विखंडित हो जाएंगे, टूट जाएंगे। स्पाइरो गायरा में ये हरा शैवाल है, स्पाइरो गायरा जो है हरा शैवाल है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। और जो शैवाल होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। जब सोडियम सल्फेट दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। देखो सोडियम सल्फेट है Na2SO4, इसका हम लोग लेते हैं जलीय विलयन, फिर इसमें डालते हैं बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन। यहाँ पर दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होती है, आयनों का आदान प्रदान होता है, बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनता है और इसमें बेरियम सल्फेट का, है ना, बेरियम सल्फेट का श्वेत अवशेप प्राप्त होता है, उजले रंग का अवशेप प्राप्त होता है। बोल सकते हो कि सोडियम क्लोराइड, ये जो नमक पानी का घोल बनता है उसमें, इसमें उजले रंग का अघुलनशील ठोस प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट का। तो सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं इस वाले अभिक्रिया से। हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भ अवस्था को कैसे रोकते हैं। देखो जो भी तरीका है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, जो कि हार्मोन बेस्ड है, हार्मोन बेस्ड है, हार्मोन पे आधारित है, चाहे वो कोई डिवाइस हो, चाहे वो कोई गोली हो, पिल्स हो,
वो कैसे काम करता है, कैसे एक महिला को प्रेग्नेंट होने से रोकता है, यही आपसे सवाल पूछा गया है। देखिए जो हार्मोन बेस्ड आपके मेथड होते हैं, चाहे वो गोली हो चाहे वो कोई डिवाइस हो, वो क्या करते हैं, अंडाशय से अंडे का जो उत्सर्जन होता है उसको रोक देते हैं। जैसे महिलाएं जो गोली खाती है, गर्भनिरोधक गोली खाती है, उसमें हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का मिक्सचर होता है। तो वो कैसे काम करती है गोली, जो अंडाशय से हर महीने एक अंडे का उत्सर्जन होता है, जहाँ पर शुक्राणु जाकर के निषेचन करता है, उस अंडे का उत्सर्जन ही नहीं होने देता है। यानी जो अंडोत्सर्ग है, ओव्यूलेशन है, इसको प्रिवेंट करता है, यानी एग रिलीज को रोकता है। तो हम बोलेंगे बाई चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस टू प्रिवेंट एग रिलीज। ये जो अंडे का उत्सर्जन होता है, इसी को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं, इसको रोक देती है वो गोली, या फिर जो भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट होंगे ना, वो इसी प्रकार से काम करते हैं। शुक्राणु उत्पादन को बढ़ाकर, अब भाई ये जो गर्भ निरोधक है इसका इस्तेमाल जो है महिलाएं करेंगी तो पुरुषों के अंदर, यानी इस्तेमाल करेंगी वाइफ, और शुक्राणु का उत्पादन बढ़ जाएगा हस्बैंड के बॉडी के अंदर। तो ऐसा चमत्कार नहीं होता है, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता है। अच्छा, बाई ब्लॉकिंग फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करके गर्भ अवस्था को हम लोग रोकते हैं। कैसे? तो इसी को बोलते हैं स्त्री नसबंदी ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी में यही तो होता है, फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है। उसके बाद है देखो फिजिकल बैरियर क्रिएट करके। तो फिजिकल बैरियर क्रिएट करके, जैसे कि कॉन्डम, कॉन्डम जो है फिजिकल बैरियर क्रिएट करता है, शुक्राणु को जो है महिला के योनि में जाने से रोकता है, शुक्राणु को महिला के योनि में जाने से रोकता है। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। यदि कोई प्रतिबिंब प्लस एक आवर्धन वाले गोलीय दर्पण द्वारा बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो आवर्धन जो है +1 दिया हुआ है, तो जो आवर्धन का चिन्ह है यहाँ पर वो हमें क्या बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो है सीधा। अगर धनात्मक है तो सीधा। अच्छा, सीधा प्रतिबिंब जो है वो आभासी होता है, और जो आवर्धन का मान है, चिन्ह हटा करके केवल मान देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, तो 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वही वस्तु का आकार है, यानी प्रतिबिंब और वस्तु ये दोनों जो है समान आकार के हैं। और चिन्ह से क्या पता चला कि सीधा और आभासी है, तो वास्तविक काट दो, प्रतिबिंब आभासी और वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये सही है। प्रतिबिंब वास्तविक है और वस्तु के आकार का दोगुना होता है, ये तो महागलत है। प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के आकार का आधा होता है, नहीं, वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 17 दिसंबर को जो पहला शिफ्ट हुआ था, इसमें जो साइंस के 30 प्रश्न पूछे गए थे, इन सारे को कवर किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में 17 दिसंबर के शिफ्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच।